तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के संदर्भ में हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली थी, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, और बहुत सारी शब्दावली, क्रेटर, नेस्टेड क्रेटर, कार्डेलेरा के बारे में हमने बात करी थी। और साथ में हमने देखा था कि ज्वालामुखियों का जो है प्रकार, किस प्रकार ज्वालामुखी के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक जो एंड था लेक्चर का, वो इस बिहार पे हुआ था कि ज्वालामुखियों का विश्व में हम वितरण देखने वाले थे। तो जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ज्वालामुखी का विश्व में वितरण किस प्रकार हो रहा है। विश्व में वितरण मतलब जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर ज्वालामुखियों की उपलब्धता है, ज्वालामुखियों की प्राप्ति होती है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जब ज्वालामुखियों की प्राप्ति की बात की जाती है तो इसके संदर्भ में एक और चीज़ हम साथ लेके चलते हैं, जो भूकंप वाला क्षेत्र। जब हमने भूकंप का लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बात करी थी कि हम ज्वालामुखी के साथ ही उन क्षेत्रों को देखेंगे जहाँ पर भूकंपों की प्राप्ति होती है। हालांकि जो दोनों क्षेत्र है वो सेम ही है, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी के प्राप्ति के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया जाता है। कौन सा सिद्धांत दिया जाता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर ही हम विश्व में 3 ऐसे क्षेत्रों को देखते हैं जहाँ पर भूकंप या ज्वालामुखी की प्राप्ति होती है। तो ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं कि जब भी कोई 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, प्लेटों का क्या मतलब है कि जो पृथ्वी है हमारी, उसका जो दुर्बलता मंडल है, उसके ऊपर जो तैरने वाला जो सॉलिड पार्ट है, जो ठोस पार्ट है, जिसकी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बात करी थी, जो तैरता हुआ भाग है वही प्लेट है। और वही जो प्लेट है आपस में जब टकराती है, टकराने का क्या मतलब है कि जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आएगी, मान लो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट है ये, जब ये एक दूसरे की तरफ गति करेगी तो इसी को बोलते हैं अभिसरण या फिर अभिसारी प्लेट सीमांत। अभिसारी प्लेट सीमांत, या फिर इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। और जब एक प्लेट का घनत्व अधिक होगा और एक प्लेट का घनत्व कम होगा तो एक प्लेट दूसरे के अंदर धंस जाएगी, और धंसने के बाद जब प्लेटों का जो टकराव हुआ उसके कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति और भूकंप की उत्पत्ति के चांसेस रहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा विनाशात्मक प्रवृत्ति के भूकंप आते हैं वो इसी प्लेट बाउंड्री से आते हैं, अभिसारी प्लेट सीमांत से। तो सबसे ज़्यादा विनाशात्मक ठीक है, और विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी की प्राप्ति यहीं से होती है। तो ये केस हो गया कि अभिसारी प्लेट सीमांत, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है। ऐसा भी केस हो सकता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, मान लो 2 प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से दूर गई तो बीच में किसका निर्माण होगा? एक भ्रंश का निर्माण होगा। और जब भ्रंश का निर्माण होगा तो भी चांसेस रहते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो। अब पर ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वहाँ पर भूकंपों की प्राप्ति के चांसेस तो रहते हैं, पर वहाँ ज्वालामुखी प्राप्ति के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। भूकंप तो यहाँ पे प्राप्त हो सकता है पर ज्वालामुखी यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं अक्सर। तो ये किस प्रकार का है? अपसारी प्लेट सीमांत। तो ये हो गया अभिसारी प्लेट सीमांत, ये हो गया अपसारी प्लेट सीमांत। उसी तरह जब कोई 2 प्लेटें हैं, मान लो ये 2 प्लेटें हैं, ये एक दूसरे की तरफ गति नहीं करके या फिर एक दूसरे से दूर गति नहीं करके एक दूसरे के समांतर गति करती है। मान लो ये प्लेट इधर गति कर रही है और ये प्लेट इस तरफ गति कर रही है। तो इस तरह की जब गति होगी, इस तरह की जब गति होगी तो इसको हम बोलते हैं संरक्षी प्लेट सीमांत। क्या बोलते हैं? संरक्षी प्लेट सीमांत। संरक्षी प्लेट सीमांत या फिर कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। ये थी कन्वर्जिंग और ये थी डाइवर्जिंग और ये है कंजर्वेटिव।
जब इस तरह से कोई चीज़ें होती है, जब इस तरह से तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी ज्वालामुखी की प्राप्ति के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो एक तो अपसारी प्लेट बाउंड्री और एक हो गई अभिसारी प्लेट बाउंड्री। सबसे ज़्यादा विनाशात्मक और विस्फोटक प्रकार के जो ज्वालामुखी और भूकंप की प्राप्ति अभिसारी प्लेट सीमांत में होती है। और अपसारी प्लेट बाउंड्री जो होती है, यहाँ पर भूकंपों और ज्वालामुखी की प्राप्ति जो है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस क्यों लगा दिया मैंने, ज्वालामुखी की प्राप्ति जो होती है वो होती है पर इतनी अधिक नहीं होती है, इतनी अधिक नहीं होती है। भूकंप की प्राप्ति अधिक ज़्यादा होती है पर ज्वालामुखी की प्राप्ति अक्सर यहाँ पर कम देखी जाती है। और यहाँ पर जो संरक्षित प्लेट सीमांत है, यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं पर ज्वालामुखी की जो प्राप्ति है ये बिल्कुल नहीं यहाँ पे नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र हैं विश्व में जहाँ पर विनाशात्मक और विस्फोटक प्रकार के भूकंप आते हैं वो अभिसारी प्लेट सीमांत के आधार पर हम देखेंगे, और वो है 2 क्षेत्र। वो कौन से क्षेत्र हैं? 2 क्षेत्र। और अपसारी प्लेट सीमांत के आधार पर हम एक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर ज्वालामुखी या फिर भूकंपों की उत्पत्ति होती है। हालांकि ज्वालामुखी की उत्पत्ति यहाँ पर भी ना के बराबर होती है। तो अपसारी प्लेट सीमांत के आधार पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं। तो अभिसारी प्लेट सीमांत, तो यहाँ पर लिखो अभिसारी प्लेट सीमांत क्या होता है। अभिसारी प्लेट सीमांत का क्या मतलब है कि यह 2 प्लेटों के अभिसरण के क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र हैं जहां पर अधिक तीव्रता वाले भूकंप तथा विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार के कितने क्षेत्र हैं? इस प्रकार के विश्व में 2 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 2 क्षेत्र हैं। उन दोनों क्षेत्रों को देखें तो जो पहला क्षेत्र है उसका नाम आ जाता है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। परिप्रशांत महासागरीय मेखला। और जो दूसरा प्रकार है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इन दोनों क्षेत्रों को हम समझेंगे। तो अभिसारी प्लेट सीमांत वाले 2 क्षेत्र हैं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला और मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब इसको वर्ल्ड मैप में देखें हम, तो अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं तो इस तरह से जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है उसको हम सबसे पहले बनाते हैं। तो हमने ये बात करी तो यहाँ पर इस तरह से हमने अलास्का बनाया और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, एकदम रफ मैप है। और यहाँ पर पनामा जल संधि के बाद चालू होता है दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका और यहाँ पर न्यूजीलैंड वाला भाग, और साथ में यहाँ लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2-4 आइलैंड वाले भाग, इंडोनेशिया वाले भाग, और फिर यहाँ पर ये जो है चीन सागर के आगे जापान द्वीप, और ये यूरेशिया वाला भाग। इसको ये इस तरह से, और यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत, गुजरात के आगे यहाँ चलें तो इधर ईरान वाला क्षेत्र, भूमध्य सागर, और यहाँ पर जो है अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद ये इस तरह से भाग है। तो ये तो हो गया यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया वाला क्षेत्र। और
और यहाँ पर जो कुछ द्वीप है, यहाँ पर जापान है, जापान के 2 द्वीप है, यहाँ पर फिलीपींस आ जाता है, ये हो गया जापान, ये हो गया फिलीपींस, ये हो गया इंडोनेशिया, ये न्यूजीलैंड जहाँ पे कुछ टाइम पहले एक ज्वालामुखी स्फोट हुआ था, टोंगा ज्वालामुखी स्फोट। और साथ में उत्तरी अमेरिका में बात करें तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। और उसके साथ ही ये जो पूरा भाग है ये प्रशांत महासागर वाला भाग है, ये है प्रशांत महासागर। तो ऐसा देखा गया है कि जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उत्तर में बात करें तो ये अलास्का श्रेणी है, ये है अलास्का, ठीक है। अब अलास्का के और पूर्व में बात करें तो रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, ठीक है। दक्षिण में ये न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड के बाद पश्चिम में बात करें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान द्वीप। तो इस जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर क्या है कि ज्वालामुखियों का विस्फोट होता रहता है, ज्वालामुखी और भूकंप वाला ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र की हमने बात करी है और यही क्षेत्र हमने यहाँ पे लिखा है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, और इसी को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मतलब अग्निवलय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट देखा जाता है, इसलिए इसी को प्रशांत महासागर की अग्निवलय कहा जाता है, ठीक है। और लगभग पूरे विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा भाग जो है इसी को बोलते हैं परिप्रशांत महासागरीय मेखला। और उसके बाद हमने जो दूसरा क्षेत्र की बात करी थी वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मतलब महाद्वीपों के मध्य में एक पेटी बनी हुई है, वहाँ पर भी क्या है प्लेटों का आविष्रण होता है। वो पेटी कौन सी है? उस पेटी की बात करें तो यहाँ पर ओल्प्स है, ओल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट एशिया वाली भाग है, यहाँ पर बात आते तो हिमालय आ जाता है, यहाँ पे म्यांमार वाला भाग है जहाँ पर म्यांमार में पोपा या पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद ही आगे यहाँ पर इंडोनेशिया आ जाता है। तो ये जो पूरा भाग है यहाँ पर भूमध्य सागर में जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ठीक है, ये सब भी इस पेटी में आता है। तो ये जो दूसरे प्रकार की पेटी है इसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो पूरी पेटी है जो दूसरे प्रकार की पेटी है, ये पूरी पेटी कहाँ जाके मिलती है? ये प्रशांत महासागरीय पेटी में जाकर ही ये मिल जाती है, इसका विस्तार वहाँ तक है। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। तो ये जो 2 पेटियां हैं, पहले नंबर की तो ये प्रशांत महासागर वाली और दूसरे नंबर की है। इन दोनों पेटियों पे ही पूरे जो है भूकंपों का ज़्यादातर विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ पर लगभग 21% भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ पर और लगभग 63% यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पूरे विश्व में ये 2 पेटियां महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हीं के बारे में हमको देखना है कि एक तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला और दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो पहला जो है वो है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। तो यहाँ पर विश्व के लगभग 2/3 भूकंप व ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर प्रशांत
महासागर का अग्निवलय, प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि ये इस तरह से है। तो यहाँ पे अंटार्कटिका जो है, तो अंटार्कटिका के एब्रूज से ये चालू होता है और इधर किसके सटता हुआ, एंडीज पर्वत के पूर्व में एंडीज पर्वत आ गया और रॉकी पर्वत आ गया। इधर उत्तर में बात करें तो अलास्का आ गया, पश्चिम में बात करें तो जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया और फिर न्यूजीलैंड। इस तरह से इसका विस्तार है। तो इसके विस्तार की बात करें तो इस पेटी का विस्तार, इस पेटी का विस्तार अंटार्कटिका के एब्रूज से दक्षिण अमेरिका, एब्रूज के बाद क्या आता है यहाँ पे, एब्रूज के बाद ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत व उत्तरी अमेरिका के रॉकी, फिर अलास्का और पश्चिम में जापान में कौन सा ज्वालामुखी, फुजियामा, जापान, फिलीपींस तथा इंडोनेशिया, एवं न्यूजीलैंड द्वीप तक है। तो इसका विस्तार कहाँ पर हमने देखा, अंटार्कटिका के एब्रूज से दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका के रॉकी, अलास्का और पश्चिम में जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड द्वीपों तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये पूरा है प्रशांत महासागरीय मेखला। तो इसके विस्तार के बारे में हमने बात करी। और जो दूसरा प्रकार था वो था मध्य महाद्वीपीय पेटी वाला भाग, और इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से है, यहाँ से अलास्का से लेकर फिर हिमालय के बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उसके बाद म्यांमार और इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार वाले द्वीप भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो है। अब दूसरा जो बात है वो है, दूसरा जो क्षेत्र है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी या फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है कि पूर्व में या फिर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में कौन कौन से, जैसे भूमध्य सागर से पश्चिम में भूमध्य सागर, ओल्प्स, पश्चिम एशिया, फिर हिमालय के बाद म्यांमार में कौन सा, पोपा, म्यांमार से इंडोनेशिया तक विस्तृत पेटी, जो अंत में किस में मिल जाती है, जो अंत में यहाँ पर आकर खत्म होती है, मतलब किस में मिल जाती है, प्रशांत महासागर बेल्ट तक, जो अंत में प्रशांत महासागरीय पेटी तक फैली हुई है। और विश्व के लगभग 21% भूकंप और ज्वालामुखी इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। किस प्रकार की बाउंड्री है, अभिसरण प्रकार की बाउंड्री है। और भूमध्य सागर
के ज्वालामुखी इसी पेटी में आते हैं, इसी पेटी में आते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी है? जैसे स्ट्रोम्बोली हुआ, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस जो है, एटना हो गया, विसुवियस हो गया, विसुवियस। ये सब ज्वालामुखी कौन से? भूमध्य सागर के ज्वालामुखी है, और ये भी क्या है? इसी पेटी का भाग है। तो ये दो पेटियां होगी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और एक होगी परिप्रशांत महासागरीय मेखला। तो दो क्षेत्र हमको देखने थे इसके आधार पर। अब वहीं पर हमने बात करें कि दो क्षेत्र हमने देखे किसके आधार पर? अभिसारी प्लेट सीमांत के आधार पर हमने एक और बात करी थी अपसारी प्लेट सीमांत। तो अपसारी प्लेट सीमांत के आधार पर एक क्षेत्र है, उसको भी हमको देखना है। तो वो वाला जो क्षेत्र की बात करें तो हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो है, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और नीचे मैंने बना दिया ये दक्षिण अमेरिका। नीचे ये अंटार्कटिका आ जाता है, यहाँ पर जो है अफ्रीका आ जाता है, और यहाँ पे ये स्पेन और ये यूरोप वाला क्षेत्र, और यहाँ पर ये ग्रीनलैंड वाला भाग। तो अब इसको हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर अपसारी प्लेट सीमांत काम करेगा। अपसारी प्लेट सीमांत का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो इस क्षेत्र में जो है वो ज्वालामुखी की प्राप्ति होती है। ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और ये हो गया यूरोप। अब यहाँ पर देखो ये ग्रीनलैंड वाला भाग, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीच वाला जो भाग है, जहाँ पर कौन सा क्षेत्र आता है? अटलांटिक महासागर आता है। ये पूरा है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र होने के कारण जो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक कटक, या फिर मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। तो जो तीसरा क्षेत्र है वो यही है, मध्य अटलांटिक कटक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और इसका फैलाव क्या है कि उत्तर में ग्रीनलैंड से नीचे अंटार्कटिका तक इसका क्षेत्र का फैलाव है। पश्चिम में बात करें तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आ जाता है, और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, लगभग 14,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसी को हमने बोला, और अपसरण के कारण ही अभी जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है उसके कारण इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो यही हमको देखना है कि मध्य अटलांटिक कटक, इसका विस्तार उत्तर में ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे आइसलैंड है। तो ग्रीनलैंड से पहले आइसलैंड का नाम ले लेते हैं। तो उत्तर में आइसलैंड के समीप से दक्षिण में अंटार्कटिका तक है, जिसका फैलाव लगभग 14,000 किलोमीटर का है, ठीक है। और यहाँ पर अपसारी सीमांत के कारण ज्वालामुखी तथा भूकंप की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो उत्तर में बात करें तो उत्तर को में हमने क्या बात की? आइसलैंड, या फिर आइसलैंड के साथ ही क्या लिख सकते हैं? ग्रीनलैंड भी लिख सकते हैं।
तो ग्रीनलैंड से कहाँ तक फैला हुआ है, नीचे अंटार्कटिका तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इधर क्या है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका। ये जो पूरा भाग है लगभग 14,000 किलोमीटर का, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड अटलांटिक कटक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होगी इसी तरह, इसलिए यहाँ पर जो है इस क्षेत्र को रखा गया। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र थे, ये तीसरा क्षेत्र है जिसकी हमने बात की। अच्छा, एक और बात करें, अगर अफ्रीका महाद्वीप को हम ध्यान से देखें, मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी का जो निर्माण है, अफ्रीका के बीच में जो भ्रंश का निर्माण हो रहा है, भ्रंश घाटी का, जो महान भ्रंश है, विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश घाटी है, तो उसका निर्माण भी अपसारी प्लेटों के कारण हो रहा है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच में भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ेंगे या फिर भ्रंश पर्वत पढ़ेंगे तो भ्रंशोत्सव या भ्रंश पर्वत का निर्माण भी ऐसे ही होता है। मान लो एक प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट है, अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा के दूर चली गई तो बीच वाला भाग नीचे ज़मीन में धंस जाएगा। तो इस तरह से भ्रंश का निर्माण होगा। और इसी भ्रंश में अगर कोई नदी बहती है, जैसे जो नर्मदा और ताप्ती भारत की जो नदियाँ हैं, वो भी किस में बहती है, भ्रंश में ही, भ्रंश घाटी में ही बहती है। ठीक है, और अगर ये भाग नीचे बैठ गया तो भ्रंश कहलाया, और जो ऊपर वाला भाग है, इसके साइड वाला भाग, ठीक है, ये किसका निर्माण करेगा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण करेगा। तो ये ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है। तो ब्लॉक पर्वत और भ्रंश एक दूसरे के समीप होते हैं। तो भ्रंश का निर्माण क्यों होता है ये हमने देखा। तो ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे ज्वालामुखी से संबंधित, ये पूरे होते हैं हमारे यहाँ पे। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। हालांकि हमने बहुत सारे ज्वालामुखी देख ही लिए हैं, पर इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जो जिनकी स्थिति हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे ओजस डेल सलाडो, जो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है। तो कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा और यहाँ पर कौन से देश में ये पाए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर है। अर्जेंटीना चिली बॉर्डर। दूसरा महत्वपूर्ण है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी कहाँ है, इक्वेडोर। इक्वेडोर। उसके साथ ही माउंट एटना। माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ है, इटली में है। माउंट एटना कहाँ है, इटली में। उसी तरह विसुवियस। विसुवियस जो ज्वालामुखी है, विसुवियस, ये भी क्या है, इटली में है। विसुवियस भी इटली में है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में है। उसी तरह एक और महत्वपूर्ण आता है जिसका नाम आता है चिम्बारेजो। चिम्बारेजो ज्वालामुखी इक्वेडोर में है, ये भी इक्वेडोर देश में है। फ्यूजियामा की बात हमने काफ़ी बार की, फ्यूजियामा जापान में है। ठीक है, और उसके साथ ही माउंट पोपा जो है, पोपा, ये म्यांमार में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के नाम है और ये उसके संबंधित देश है। तो ये टॉपिक हमारा ज्वालामुखी से रिलेटेड खत्म होता है यहाँ पर, और इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि किस प्रकार ज्वालामुखियों का विस्तार होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें महत्वपूर्ण है। हालांकि जो चीज़ें हैं यहाँ से वो प्रश्न आने की संभावना यहाँ एक तो यहाँ से रहती है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पूछ सकता है कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो कौन सा क्षेत्र है। तो ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और प्रशांत महासागर का अग्निवलय। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखीय उद्गारों को निरंतर देखा जा सकता है, इसलिए इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। इसके विस्तार पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा जो 63% भूकंप और ज्वालामुखी की प्राप्ति इसी भाग में होती है, तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा ज्वालामुखी वाला टॉपिक खत्म होता है, और जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे पठारों और पर्वतों के बारे में। पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, जो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो
अगर पठारों पर्वतों की बात करें तो जैसे मान लो कि ये है, एक ये आकृति है और एक ये आकृति है। अगर यहाँ पे प्रश्न आता है कि इनको पठार, मैदान और पर्वत में विभाजित करो, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? पर्वत की। ये आएगा पठार की श्रेणी में और ये आएगा किसकी श्रेणी में? मैदान की श्रेणी में। अब इसमें अंदर क्या हुआ कि जो पठार है और पर्वत है, जो पर्वत का अपर्दन हुआ तो उससे ही किसका निर्माण होगा? पठार का निर्माण। पठार के अपर्दन से किसका निर्माण हुआ होगा? मैदान का निर्माण। तो बरही जात जो शक्तियां होती है, बरही जात जो बल होते हैं, बरही जात बल, एक तो हवाएं चलती है, एक जल जो है एक दूसरे से दूसरी तरह के पानी का जो बहाव होता है उससे अपर्दन होता है। तो जो बाह्य शक्तियों की अपर्दनात्मक जो क्रिया होती है उसी से इन आकृतियों का निर्माण होता है। तो जैसे पर्वत, पठार और मैदानों की बात करें तो पर्वत की ऊंचाई क्या है? लगभग 900 मीटर से अधिक होती है। 900 या 900 मीटर तक अधिक ऊंची आकृति जिनका जो शीर्ष होता है वो शंकुनुमा हो। किस प्रकार का हो? शंकुनुमा। और इसकी ढाल जो होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। तो यहाँ पर क्या क्या इसका जो क्या क्या विशेषता हो गई? अगर हम पूछें कि पर्वत की डेफिनेशन क्या है बताओ, तो पर्वत क्या है? ऐसे प्रकार के उच्च ढाल जिनका जो शीर्ष है वो शंकुनुमा होता है और ऊंचाई 900 मीटर से अधिक होती है, उनको हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, 300 से 900 मीटर तक ऊंचाई होगी और जो इसका अपर्दन के बाद जो ढाल है वो निम्न हो जाएगा। जो इसकी ढाल है या फिर इसका जो स्लोप है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पठार। और 300 मीटर तक की ऊंचाई या उससे कम वाले क्षेत्रों को किस में रखा जाता है? मैदान में रखा जाता है। और तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं। और जब पर्वतों से जो नदियाँ पठारों पर उतरती हुई मैदानों में आती है तो उसी जो क्षेत्र है खांदर और बांगर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये टॉपिक था हमारा जो कंप्लीट होता है अगला लेक्चर में। थैंक यू गाइस।